हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपीएस साइंस कठुमर में। मैं रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, ओके, समतल में गति। और हम सदिश और अदिश टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, तो हमें सीख लिया है कि सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा की जरूरत है, और सदिश योग के नियमों का भी क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत धारा है उसमें परिमाण भी है, उसकी दिशा भी है। किसी भी विद्युत परिपथ में पॉजिटिव से नेगेटिव बैटरी का वह धारा की दिशा है, नहीं उसे फिर भी हमने क्या माना है, अदिश माना है। कारण क्योंकि वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। अदिश में केवल परिमाण की जरूरत है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो सदिश को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ध्रुवीय सदिश, इसको पढ़ेंगे आज हम। ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। पहला मेरे पास ध्रुवीय सदिश, यानी इसे बोलते हैं पोलर वेक्टर। ध्रुवीय सदिश का मतलब क्या है? ध्रुवीय सदिश को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि वह सदिश जो कण की गति की दिशा में हो, ठीक है। तो ध्रुवीय सदिश का मतलब क्या हुआ कि वह सदिश जो कण की गति की दिशा में हो। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जिसका प्रारंभिक बिंदु, जिसका प्रारंभिक या आरंभ बिंदु भी लिख सकते हैं, अर्थात जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो, तो वो सदिश क्या कहलाता है? वो सदिश कहलाता है ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश कहलाता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई कि ऐसा सदिश जो कण की गति की दिशा में हो, अर्थात जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सदिश। जैसे मान लो ये कोई प्रारंभिक बिंदु है और इस तरह कण गतिशील है। ठीक है, तो ये मान लो कोई सदिश क्या है बच्चों? ए। तो इस तरह के सदिश क्या होंगे? ध्रुवीय सदिश। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मान लो विस्थापन है, तो जहां कण होगा वहीं इसकी दिशा होगी। विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, ये सब कैसे होते हैं? ध्रुवीय सदिश होते हैं, यानी जो रेखीय गति से संबंधित है। इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध बच्चों रेखीय गति से होता है। एक विमीय गति से हम देख सकते हैं, रेखीय गति से होता है। ठीक है, माना इस दिशा में विस्थापन है तो डायरेक्शन इसी दिशा में होगी सदिश की। कोई कण इस दिशा में गतिशील है तो उसका वेग इसी दिशा में होगा। तो ऐसा सदिश जो कण की गति की दिशा में होता है उसे बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। ठीक है, ध्रुवीय सदिश का प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? निश्चित। ठीक है, नेक्स्ट देखें। दूसरा पॉइंट देखें हम। दूसरे प्रकार के सदिश को बोलते हैं अक्षीय सदिश। क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर। अक्षीय सदिश यानी एक्सियल वेक्टर। तो ऐसा सदिश जिसकी दिशा
मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, ऐसा सदिश जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। घूर्णन अक्ष, ऐसा सदिश जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। जिस अक्ष के अनुदिश कण घूमता है उसके अनुदिश होती है, वो क्या कहलाता है बच्चों? अक्षीय सदिश कहलाता है। ठीक है, जैसे पढ़ेंगे अपन बल आघूर्ण, जहां भी घूर्णन गति की बात हो, कोणीय संवेग, ठीक है, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग एटसेट्रा। तो ऐसा सदिश जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है वो क्या कहलाता है भाई? अक्षीय सदिश कहलाता है। जैसे क्या हो गया? बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हमारा घूर्णन अक्ष है, ये क्या है? घूर्णन अक्ष। ठीक है, जैसे आप देखते हैं पंखा, जो हमारा छत पे पंखा लगा होता है, सेलिंग फैन, वो घूमता है, तो उसमें एक रोड होती है, छड़ होती है, उसके अनुदिश वो घूमता है। तो जैसे मान लो कोई कण इस तरह घूम रहा है, तो कण तो ऐसे चल रहा है, तो डायरेक्शन ये इस तरफ, तो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, अक्ष के अनुदिश। ये मान लो घूर्णन तल है, जिस तल में घूम रहा है वो, ये क्या हो गया? घूर्णन तल। ये घूर्णन अक्ष हो गया। तो ऐसा सदिश जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है वो क्या कहलाता है? अक्षीय सदिश कहलाता है। यानी इनका जो संबंध होता है, इस प्रकार के सदिशों का जो संबंध है वो घूर्णन गति से होता है। इनका संबंध किससे होता है बच्चों? घूर्णन गति से होता है। इसे हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। क्लियर है? ओके, आगे चले। देखो, तो हमने पढ़ा ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश का मतलब जो रेखीय गति से संबंधित है, जो कण की गति की दिशा में है, जिनका जो इनिशियल पॉइंट है, जो प्रारंभिक बिंदु है, जो आरंभ बिंदु है, वो निश्चित है। और दूसरी तरफ जब हमने अक्षीय सदिश की बात की तो वह घूर्णन गति से संबंधित है, वहां दिशा होती है घूर्णन अक्ष के अनुदिश, वहां कोई प्रारंभिक बिंदु निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ओके, आगे हम पढ़ते हैं। किसी भी सदिश का मापांक कैसे लेंगे? सदिश का मापांक का मतलब क्या होता है? कोई भी सदिश आपके पास है, उसका मापांक कैसे लेते हैं? यानी मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड बोल देते हैं इसको, मॉड्यूलस या क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी सदिश का मापांक यानी मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में बात करें। मापांक कैसे लेना है? देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था, जब मैंने निकाय आपको पढ़ाया था, सिस्टम पढ़ाया था, निकाय क्या होता है, और मैंने आपको बात बताई थी। जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये क्या है? जेड अक्ष। ठीक है, अब मान लो कोई भी सदिश है, ये मान लो कोई भी सदिश मेरे पास है ए वेक्टर, इसे मैंने क्या मान लिया? ए वेक्टर। अब सपोज करो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? आई कैप। ऐसे वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? जे कैप। जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है? के कैप। मान लो इस सदिश ए का एक्स दिशा में जो मान है, या जो एफ बोलते हैं इसको घटक, कंपोनेंट, वो ए एक्स है। वाई दिशा में जो मान है उसे क्या बोल दिया? ए वाई बोल दिया। और जेड दिशा में जो मान है उसे हमने क्या बोल दिया? ए जेड बोल दिया। ठीक है, तो ये एक कोई सदिश है जिसके घटक ए एक्स, ए वाई और ए जेड है। ठीक है, देखो इसको मैं लिख भी देता हूं कि माना ए वेक्टर कोई सदिश राशि है,
कोई सदिश राशि है जिसके x, y व z दिशाओं में, जिसके x, y व z दिशाओं में जो घटक हैं वो हमने क्या माने हुए हैं, ax, ay व az है। ठीक है, तो किसी भी सदिश को हम घटकों के रूप में कैसे लिखते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ये किसी भी सदिश को घटकों के रूप में लिखने का तरीका है। किसी भी सदिश को उसके घटक के रूप में लिखना, टू राइट एनी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। किसी भी सदिश को उसके घटकों के रूप में हमने लिख दिया। अब हमारा टॉपिक है कि सर किसी भी सदिश का मापांक कैसे ले, मोड या मैग्नीट्यूड उसका हम कैसे ले, तो उसके बारे में बात करेंगे कि मापांक का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, किसी भी सदिश का मापांक की जब बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कोई भी सदिश उसे हम i, j और k के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, किसी भी सदिश का मापांक कैसे लेना है, तो ध्यान रखिए आप, एक फॉर्मूला होता है सदिश का मापांक। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है ना, आई कैप का गुणांक उसका क्या कर दो स्क्वायर, प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, ऐसे प्लस के कैप के गुणांक का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो किसी भी सदिश का हमें मापांक लेना है, मोड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो उसका मतलब होता है अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई भी सदिश है, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू, उसको मैंने क्या लिखा हुआ था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये कोई भी सदिश मेरे पास है, तो आप देख रहे हैं इसका आई का गुणांक जो इसे गुणा हो रहा है, आई कैप का गुणांक क्या है ए एक्स, जे कैप का गुणांक क्या है ए वाई, के कैप का गुणांक क्या है ए जेड। तो किसी भी सदिश का परिमाण या मापांक, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, मोड लगाकर, कि मोड ए, क्या बोलेंगे इसको, मोड ए या मॉडुलस ऑफ ए। तो ये होता है सदिश का परिमाण या मापांक। मापांक या क्या लिख सकते हैं इसको, परिमाण। किसी भी सदिश का परिमाण या मापांक कैसे लिखना है, मॉडुलस ऑफ ए। तो देखो अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर का मतलब ए एक्स स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर का मतलब ए वाई स्क्वायर, और के कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब बच्चों ए जेड स्क्वायर। ठीक है, किसी भी सदिश का जब परिमाण लेते हैं तो इस सदिश का चिन्ह हट जाता है और एक धनात्मक संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहां देखो मैंने सदिश का चिन्ह हटा दिया है, तो केवल ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हुई वेक्टर ए का परिमाण कि ए इज इक्वल टू, अब मोड ए बोल दो चाहे ए बोल दो, मोड जब हटाते हैं तो सदिश का परिमाण लिखा जाता है, यानी उसका केवल संख्यात्मक मान, एक धनात्मक संख्या होती है। अगर मोड के अंदर कोई नेगेटिव हमारे पास मान है तो वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया, सदिश का परिमाण। ठीक है, आप समझ गए हैं, ओके। और देखें, चलो अब हम मुझे बताना हम किस तरह परिमाण लेते हैं। तो ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कोई भी सदिश हमारे पास है
उसको लिखने का तरीका, पहले उसका परिमाण आएगा, फिर उसकी क्या आएगी बच्चों, दिशा आएगी। ठीक है, कोई भी सदिश आपके पास है उसका पहले परिमाण लिखो, फिर उसकी क्या हो जाएगी, दिशा। ये एकांक सदिश होता है, ए कैप। ए कैप का मतलब क्या है, सदिश ए की दिशा बताएगा आपको ये। ठीक है बच्चों, तो आगे इसको बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं, स्थिति सदिश को पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश यानी क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है कि ऐसा सदिश जो हमें किसी कण की क्या बताए, स्थिति बताए, कि कण कहां पर है। कोई कण गतिशील है या स्थिर है, तो किसी भी निकाय के सापेक्ष कण कहां पर स्थित है उसकी स्थिति को बता रहा है, तो सदिश को हम क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। तो क्या लिख सकते हैं कि वह सदिश जो मूल बिंदु के सापेक्ष, स्थिति सदिश हमेशा किसके सापेक्ष लेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष। वह सदिश जो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को व्यक्त करता है, वह सदिश जो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है भाई, स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है। तो नॉर्मली इसको बेटा अपन आर वेक्टर से शो करते हैं, इसे हम किससे शो करते हैं, आर वेक्टर। ठीक है, से मान लो हम कोई सिस्टम लें, ठीक है बच्चों, तो ऐसा सदिश जो किसी कण की स्थिति को व्यक्त करे क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। इसे हम किससे शो करते हैं, आर से। तो जैसे मान लो समझने के लिए हमने इस तरह कोई एक निर्देश तंत्र लिया, ये मान लो मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, क्लियर है। तो मान लो कोई बिंदु पी है, कोई कण हमारे पास है, वो बिंदु पी पर रखा हुआ है, यहां पर वो स्थित है। तो मान लो इसका एक्स अक्ष पर इसने स्मॉल एक्स दूरी चली, वाई अक्ष पर स्मॉल वाई दूरी चली और जेड अक्ष पर इसने स्मॉल जेड दूरी चली। कहने का मतलब ये हुआ कि इस कण के जो निर्देशांक है वो स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड है। ये इसका स्थिति सदिश है, इसको हमने आर वेक्टर से शो कर दिया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई मूल बिंदु के सापेक्ष। मान लो एक्स दिशा में एकांक सदिश आई कैप है, वाई दिशा में एकांक सदिश जे कैप है और जेड दिशा में एकांक सदिश के कैप है। तो हम स्थिति सदिश को किस तरह शो करेंगे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये बच्चों हो गया स्थिति सदिश कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये इस कण का क्या हो गया, स्थिति सदिश हो गया। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई इसका परिमाण निकालो, तो आर का परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या था फॉर्मूला, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। यानी हमारे पास आर वेक्टर का परिमाण यानी मोड जब लेते हैं तो केवल आर लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब मोड लेते हैं तो इस सदिश का चिन्ह हट जाता है, यानी वो उसके केवल संख्यात्मक मान को शो करता है। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह हम स्थिति सदिश को शो कर सकते हैं, क्लियर है, ओके।
तो अब आप सपोज करें, एक बात को और समझें यहां पर, कि अगर मान लो हमारा जो स्थिति सदिश है, ये मैं आपको देखो अलग अलग करके बता रहा हूं, ये मान लो एक्स अक्ष है और ये हमारे पास आर वेक्टर था। तो ये मान लो एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, ये अल्फा कोण बना रहा है बच्चों। तो बताओ आर का जो एक्स घटक होगा, एक्स बराबर क्या होगा, बताइए। इधर आप जानते हो, सपोज करो मैं इसको ए नाम दे देता हूं, यहां से हमने एक लंब डाला, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। तो इस आर वेक्टर का एक्स दिशा में घटक क्या है, एक्स, यानी ओबी की वैल्यू क्या होगी। तो ये बच्चों हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो आपको पता है कि आधार बटा कर्ण ओबी अपॉन ए क्या होगा, cos थीटा, ये मैंने अल्फा माना है। ओबी अपॉन ए का मतलब कोस अल्फा बच्चों, तो ओबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए कोस अल्फा। तो ओबी में बात एक्स है, ओए का परिमाण है ये दूरी, तो ये हो गया आर कोस अल्फा। ठीक है, घटक में कभी सदिश नहीं आता, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आर कोस अल्फा। समझ गए, एक्स क्या हो गया, आर कोस अल्फा। ऐसे मान लो समझने के लिए मैंने बोला भाई ये मान लो मेरे पास वाई अक्ष है, कहीं भी ले सकते हो, ये मान लो वाई अक्ष ले लिया, ये आर वेक्टर है, तो वाई के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, मान लो बीटा। तो अब आर का वाई दिशा में घटक निकालोगे तो आपने वाई पे लंब डाल दिया। तो बच्चों ऐसे आप देखोगे कि वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर कॉस बीटा। जैसे हमने एक्स निकाला, ऐसे वाई निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस दिशा में घटक लेते हैं वहां कोस आ जाता है। ऐसे प्यारे बच्चों जेड दिशा में घटक क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू आर कोस गामा। अब हम बोर्ड पे तो जेड बना नहीं सकते, क्योंकि जेड या तो बाहर होगा या अंदर होगा। तो ना तो अगर मान लो 3D में बोर्ड होता तो हम इसमें बना लेते आगे या पीछे, लेकिन बोर्ड 2D में है तो वी कैन शो ओनली 2 एक्सिस ऑन प्लेन। तो जेड इज इक्वल टू ऐसे क्या आ जाएगा, आर कोस गामा। ओके, अब इस इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन 1 से आप देखिए, देखो समीकरण 1 से इसका मैं अगर मुझे अंडर रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, यानी वर्क कर दें। तो बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज हमने निकाली है उसको आप इसमें रखें तो क्या मिलेगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है, आर कोस अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, आर कोस बीटा का होल स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है, आर कोस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो आर कोस अल्फा का स्क्वायर यानी दोनों का स्क्वायर होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहां से क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और यहां से क्या मिला, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। क्लियर है, बिल्कुल। तो यहां से आप देख रहे हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों टर्म्स में से, तीनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आप कहोगे सर आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है बच्चों, तो इन्हें दिक्कोज्या बोलते हैं। दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 के बराबर होता है, इकाई होता है, या मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो इससे हम शो कर सकते हैं अपने स्थिति सदिश को। क्लियर है, तो ये हमने पढ़ा स्थिति सदिश। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।